चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखा। ठीक है, देशांत ये देशांतर रेखा जो पढ़ेंगे हम लोग, ये देशांतर रेखा है क्या? सबसे पहले इस बात को समझ लें। देशांतर रेखा है, यह है पृथ्वी। ठीक है, देख रहे हैं इसमें क्या है? ये उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ उत्तरी ध्रुव है। ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को कहते हैं देशांतर रेखा। यही रेखा देशों के बीच में अंतर करता है। नाम से ही समझ में आता है, देशांतर, देशों के बीच में अंतर। तो यही रेखा कौन सा रेखा है? देशांतर रेखा। ठीक है, तो देशांतर रेखा का परिभाषा लिख लेंगे। क्या होता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो भी रेखा है उसको देशांतर रेखा कहते हैं। अब इसमें ये जो बीचों बीच मिलाने वाली रेखा है, एक रेखा क्या होता है? बीचों बीच उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाता है, इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इसका और नाम है, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को। इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं या प्रधान यामयोत्तर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसको कई नाम से जानते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामयोत्तर रेखा। ठीक है, या ग्रीनविच रेखा। इन सब नाम से इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग जानते हैं। चलिए, यह अब जानना ये है कि इसकी कुल संख्या कितनी है। इसकी कुल संख्या 360 है। कितना है इसकी कुल संख्या? 360। इसकी कुल संख्या बराबर 360। कैसे? अब इसको जानिए। ये एक हो गया 0 डिग्री वाला, एक प्लस एक वृत्त के आप अगर आधा साइड में जाएंगे, पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है। 1 डिग्री पे एक देशांतर रेखा हम लोग खींचते हैं। और अगर आधा वृत्त तक जाएंगे तो कितना देशांतर रेखा खींच सकते हैं? 180। एक साइड हो गया 180। ठीक है, प्लस 180 पूरब की ओर, सॉरी पश्चिम की ओर, और 180 पूरब की ओर। 180 पूरब की ओर खींचेंगे। लेकिन ये क्या होता है? पश्चिम वाला और पूरब वाला, 180 पश्चिमी देशांतर रेखा और 180 पूर्वी देशांतर रेखा, एक ही रेखा पे दोनों स्थित होता है। इसीलिए हम 180 अगर एक साइड का काउंट करते हैं तो फिर अगली साइड का जब काउंट करने लगेंगे तो उसमें से एक कम कर देंगे, क्योंकि दोनों को एक ही स्थान पर रखना है 180 को। इसीलिए पूरब की तरफ या किसी भी एक साइड में जब लिखने लगे तो 179 कर देंगे, 79। अब 180 और 179 या प्लस 0 डिग्री एक देशांतर रेखा, प्रधान यामयोत्तर रेखा जो लिखेंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 360। आप समझ गए इसका संख्या कैसे निकालना है और कितना कुल देशांतर रेखा होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी जो दूरी होती है आपस में, ठीक है, ये सबसे कम 0 कहाँ पे होता है? केंद्र पे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे इसके देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और सबसे अधिक दूरी 2 देशांतर रेखाओं के बीच में सबसे अधिक दूरी कहाँ पे होता है? तो विषुवत रेखा पे, भूमध्य रेखा पे। ठीक है, यही है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जो हम लोग अक्षांश वाले चैप्टर में
पढ़े थे। यहाँ पे इसके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिक दूरी कितनी होती है? वो होती है 111.33 किलोमीटर। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.33 किलोमीटर। और हम अक्षांश में नहीं बताए थे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। ठीक, 111 किलोमीटर। इसमें देशांतर के बीच में 111.33 किलोमीटर होता है। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, अब हम लोग इसमें जानेंगे, एक होता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। मतलब पूरा दुनिया में जितने भी देश हैं, सब देश ने मिलकर के एक ऐसा रेखा खींचने का निर्णय लिया जो तिथि निर्धारित करता है। और ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरी? ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पश्चिमी और पूर्वी देशांतरीय रेखा के लगभग समानांतर गुजरी। कहाँ से गुजरी? 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतरीय रेखा जो है उसके लगभग समानांतर। ठीक है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो हम जो आपको बताया कि लगभग समानांतर है, इसका मतलब क्या हुआ? लगभग समानांतर का मतलब हुआ कि ये पूरी तरफ से 180 के समानांतर हर जगह नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये इसलिए नहीं है कि तिथि का निर्धारण करने के लिए इसको खींचा गया। और ये जो मीटिंग हुआ था ये अमेरिका में हुआ था और वहीं पे इसका निर्धारण भी हुआ था। तो ये इसलिए इसको समानांतर तो खींची गई, लेकिन हर जगह समानांतर नहीं है। यह कुछ जगह पे टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। जैसे बेरिंग जल संधि के पास ये अलग थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, फिजी के पास थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये टोंगा के पास थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। आप लोग इस चीज को जानेंगे कि ये फिजी, टोंगा, बेरिंग जल संधि कहाँ पे है। देखिए, इसमें सबसे ऊपर दिख रहा है यहाँ पे अलास्का के पास, यहाँ पे बेरिंग जल संधि है। यहाँ पे इसको थोड़ा टेढ़ा किया गया है। यहाँ पे आप मैप के पास ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे आप देखे थे कि मकर रेखा प्रवेश करती है, यहाँ टोंगो है, टोंगो के पास अलग किया गया। टोंगो से थोड़ा ऊपर फिजी है, फिजी के पास भी अलग किया गया है। इसको टेढ़ा किया गया है, इसलिए टेढ़ा किया गया है सबके पास। यहाँ पे स्थल भाग है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को जब ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को जब गुजारा गया, ठीक है, तो इसमें विचार किया गया कि इसको स्थल भाग से नहीं गुजारना है। इसको कहाँ से गुजारना है? जल भाग से गुजारना है। इसलिए आप इस बात को समझिए कि मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो मेरे घड़ी में अभी 10-15 हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे स्कूल जाना होगा तो मैं यहाँ से आधा घंटा का रास्ता तय करके स्कूल पहुंचूंगी, तो वहां पे हमको अगले दिन में प्रवेश करना होगा और वहां पे घड़ी उस स्थान के हिसाब से घड़ी का टाइम सेट करना होगा। फिर वहां से मैं आधा घंटा में घर आऊंगी, तो फिर हमको यहाँ के हिसाब से, अगर स्थल मार्ग से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरा होता तो हमको यहाँ आकर के फिर एक दिन पीछे करना होता घड़ी को और यहाँ के हिसाब से टाइम सेट करना होता। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति को समस्या हो सकता है, जो स्थल पे रह रहा है उसी को समस्या होगा। तो जिस स्थान से वो तिथि रेखा गुजरेगा तो वहां के स्थानीय आदमी काफी परेशानी में पड़ जाएंगे। मतलब अगर अपने घर के इस कॉर्नर में भी रहेंगे तो दूसरे दिन में रहेंगे, अगले कॉर्नर में जाएंगे तो अगला टाइमिंग सेट करना पड़ेगा। इस सिचुएशन को नहीं क्रिएट करने के लिए, लोगों को परेशानी से बचाने के लिए कि समय का हेरफेर, दिन का हेरफेर हमेशा नहीं करना पड़े, इसलिए उसने स्थल मार्ग से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को नहीं गुजारा और
जल मार्ग से गुजारा, क्योंकि वहां तो मनुष्य रहता नहीं है, तो तिथि का हेरफेर करने की कोई समस्या जल्दी नहीं होगी। ठीक है, तो इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को इसीलिए बेरिंग जल संधि के पास, फिजी के पास और टोंगो के पास, ठीक है, इसको टोंगा के पास थोड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके स्थल भाग से हटा करके उसको जल भाग में ले जाया गया है।